मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका भारत माता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस टॉपिक में बताया है कि भारत माता सच्चे अर्थों में किसे कहा जाता है। भाई पंडित जी जहाँ कहीं भी जाते थे, सभा इत्यादि करते थे, तो वहाँ लोग भारत माता की जय बोलते थे। तो एक बार पंडित जी ने पूछ लिया था कि आप ये भारत माता की जय बोलते हो तो भारत माता का अर्थ क्या है। आइए जानते हैं क्या हुआ था मैटर पूरा। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया है क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। तो बच्चों पहले इतना जान लेते हैं। यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, क्योंकि एक चक्रवर्ती राजा थे भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भरत पड़ा, भरत के नाम पर भारत पड़ा। और हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर जब मैं शहरों में जाता था तो वहाँ के लोग बड़े आधुनिक थे और अपेक्षाकृत अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, जो शिक्षा से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, ज्ञान विज्ञान से संबंधित हो। लेकिन गांव में पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी, जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थीं, जैसे गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जब भी हम किसानों से बात करते थे सभाओं में, तो हमें उनकी समस्याओं की चर्चा करनी होती थी और साथ में ये भी बताना होता था कि हम सब एक भारत के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इसका परिणाम एक स्वतंत्र और विशाल भारत के रूप में हमें मिलेगा। फिर क्या था, ये काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। बच्चों, उनकी चर्चा कर रहे हैं जो किसान थे, तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत या अन्य पुराण गाथाएं या दंत कथाएं, उनकी पूरी जानकारी थी और उसके आधार पर उन्होंने अपने देश के प्रति अपनी एक अवधारणा बना ली थी। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य होता था। और साथ में उनमें से बहुत सारे लोग थे जो तीर्थ यात्रा के लिए चारों धाम गए थे, इस वजह से उनको देश की भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी थी। फिर आगे क्या कहते हैं, कभी कभी जैसे मैं किसी सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट
न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है। जवाब में कहता है, यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग तो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उसकी जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो बच्चों, आपने समझा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता का क्या अर्थ बताया। भारत माता का अर्थ था जनता जनार्दन, यानी यहाँ की जनता को ही उन्होंने भारत माता कहा। और हम जब भी भारत माता की जय बोलते हैं तो हम किसी और की नहीं बल्कि अपने आप की जय बोलते हैं। और जैसे ही ये बात पंडित जी ने उनको समझाई, लोगों की आंखों में चमक आ गई और आत्मविश्वास का एक अनोखा उद्गार उनके अंदर प्रस्फुटित हुआ। बच्चों, अब हम दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थीं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित मुहावरों, अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक फैले प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था, और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे, और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी साधी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया था कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उनका स्रोत पुरा कथाओं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थीं और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। अवसाद मतलब होता है तनाव। कभी कभी किसी देहाती या रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिलाते थे। मुझे इस बात से हैरत होती थी कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा है, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने की ज़्यादा अवसर हों। तो बच्चे, इस पैराग्राफ को अगर हम समझें तो लेखक ने ये कहा है कि जब भी
वह भारत की यात्रा पर निकलता था तो भारत की सांस्कृतिक व भौगोलिक पृष्ठभूमि को मैं देखता था और सबसे बड़ा आश्चर्य उनको ये होता था कि भारत के गांव-गांव में, नगर-नगर में, जनता जनार्दन के बीच में पुराने मिथक और पुरा कथाओं के लक्षण साफ सुथरे नज़र आते थे। जैसे कि रामायण के जो पात्र थे, महाभारत में जो कथाएं थीं या अन्य पौराणिक कथाएं थीं, उन कथाओं में जो लोगों को विश्वास था, वही विश्वास आज भी उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में, उनके दिनचर्या में नज़र आता था। और इन्होंने उल्लेख किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि जब भी मैं जाता था तो अनपढ़ ग्रामीण भी ऐसे पद मुझे सुना देते थे और ऐसे ऐसे नैतिक उपदेश देते थे, उदाहरण देते थे अपने प्राचीन महाकाव्यों के और पुराणों के, कि मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। वो अलग बात थी कि उसमें विश्वास ज़्यादा, श्रद्धा अधिक होती थी और इतिहास कम, तर्क की गुंजाइश वहाँ पर नहीं होती थी, वो अलग बात है। और हाँ, जो कुछ भारतीय चेहरे उनको दिखे, जो स्त्री और पुरुष दिखे, तो उन्हें देख करके उनको लगा कि ये कितने सुंदर हैं, कितना सौंदर्य भरा पड़ा है। जो पुराने दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, भित्ति चित्र, तो निश्चित रूप से ऐसे ही सुंदर युवक युवतियों के बनाए जाते रहे होंगे। और ये सब देख करके उनका सौंदर्य, उनका आंतरिक सौंदर्य, उनकी नैतिकता, ज्ञान, सब कुछ देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अगर इनके हालात बेहतर हों तो इन्हें साथ लेकर के निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम जीता जा सकता है। आगे, चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। यानी इतने आक्रमण हुए भारत में, हमारे भारतीय जनता ने इतना ज़्यादा कष्ट झेला, इतनी विपत्तियां झेली, लेकिन वो कौन सी शक्ति थी जो उनको आज तक उनके विश्वास को बनाए रखी थी, और वो थी उनकी नम्रता और भलमनसाहत। तो निश्चित रूप से जो भी भारत में आते थे, बड़ी विनम्रता के साथ लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसके साथ बड़ी भलमनसाहत का, यानी बड़ी सच्चाई का व्यवहार किया, उनके साथ सादगीपूर्ण व्यवहार किया और उनका भला चाहा। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक, भारत माता और जन संस्कृति। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इसको और एक बार ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ कहीं समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे। तो आज के लिए बस केवल इतना ही।